ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फीड फॉरवर्ड मीन्स जिसके अंदर डेटा फ्लोज फ्रॉम इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर, यानी कि डेटा और द इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल फ्रॉम इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड इन द सिंगल डायरेक्शन. दैट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. तो उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं न्यूरल नेटवर्क की. तो 1943 के अंदर इसका जो है वो स्टार्ट हुआ था न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट. ठीक है, जो दिया था मैकलोच एंड पिट्स ने. ठीक है, इन्होंने एक मॉडल जनरेट किया था न्यूरल नेटवर्क्स का बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरोलॉजी के बेसिस के ऊपर. तो इसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिंपल लॉजिक फंक्शंस इंप्लीमेंट किए थे इन्होंने, जैसे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और एक्सोर, वो सब. वो लॉजिक फंक्शंस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, एक मॉडल डेवलप किया था, न्यूरल मॉडल, जिसको बोलते हैं मैकलोच एंड पिट्स मॉडल. 1950s के अंदर फिर क्या हुआ था, पेरले एंड क्लार्क ने क्या दिया था, जो आईबीएम ग्रुप था उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया था जो बायोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, और इसके अंदर क्या था, कंसल्ट न्यूरो साइंटिस्ट एट मैकगिल व्हेनेवर स्टक, यानी कि अगर जो सिस्टम जो डेवलप किया था बायोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पे, अगर वो कहीं पे अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती, स्टक हो जाता सिस्टम, तो वो क्या करते थे, कंसल्ट करते थे न्यूरो साइंटिस्ट के साथ जो मैकगिल के अंदर थे. फिर इसके अंदर फर्दर जो कंट्रीब्यूशन किया वो रोथस्टर, हॉलैंड, हैबिट एंड डूडा, डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल बिहेवियर बेस्ड. उसके बाद परसेप्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम रोजनब्लैट ने 1958 के अंदर डेवलप किया था. ये एक 3 लेयर सिस्टम होता है जिसके अंदर एक इनपुट नोड्स होते हैं हमारे, एक आउटपुट नोड होता है, एक बीच में क्या होती है, एसोसिएशन लेयर. जो एसोसिएशन लेयर क्या करती है, वो एसोसिएट करवाती है आपकी इनपुट्स को और उनकी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के अंदर क्या करती है, लिंक करवाती है. तो इसके अंदर क्या है, कैन लर्न टू कनेक्ट और एसोसिएट ए गिवन इनपुट टू ए रैंडम आउटपुट यूनिट. ठीक है, तो जो आपके कोई भी इनपुट आप स्पेसिफाई करोगे उसको प्रोसेस करके कोई भी एक रैंडम आउटपुट यूनिट होगी उसके साथ क्या कर देगा, वो आपके इनपुट को एसोसिएट करवा दे. फिर मिन्स्की एंड पेपर्ट ने क्या किया था, एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को डेमोस्ट्रेट किया था जो एक्सोर ऑफ 2 इनपुट्स, जो बाइनरी इनपुट्स होती हैं उनसे वो क्या करता है, लर्न नहीं कर सकता. यानी कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक ही प्रोसेसिंग लेयर है, आपके इनपुट जाएगी, वो प्रोसेस होगी, उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी. ये आगे डिटेल में आएंगे सारे. परसेप्ट्रॉन नेटवर्क क्या होता है, हैबियन नेटवर्क क्या होता है, मैक्स-लोच-पिट्स मॉडल क्या है, सारी चीजें. ठीक है, दूसरा फिर क्या है, विच लीड टू द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन दिस फील्ड. तो क्योंकि ये लर्न, जब इनपुट जो आपकी आ रही थी उसके अंदर लर्न नहीं कर सकता था, तो ये क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया उस सिस्टम का. तो उससे क्या हुआ कि जो इस फील्ड के अंदर जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था लोगों का, वो इंटरेस्ट क्या हो गया, वो वहीं पे पोज लग गया उस इंटरेस्ट के अंदर, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है वो उसके अंदर खत्म होता चला गया न्यूरल नेटवर्क के फील्ड के अंदर. और जो फंडिंग आ रही थी, जो भी कोई फंड कर रहा था, जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि जब सिस्टम लर्न ही नहीं कर रहा तो न्यूरल नेटवर्क का मतलब ही खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर परसेप्ट्रॉन रोजनब्लैट ने जो 1958 के अंदर दिया था, उसके अंदर क्या था, ये एसोसिएशन यूनिट्स होती हैं जो इसमें दिखाई हुई डायग्राम के अंदर, A1, A2, A3, AJ, AP, ये नंबर ऑफ क्या है, एसोसिएशन है, जो क्या करते हैं आपकी यूजर को जो इनपुट आते हैं उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग, यानी कि फीचर एक्सट्रैक्शन. ये आपका इनपुट स्पेस है, इसमें से A1 जो है वो डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, A2 है वो डिफरेंट को करेगा, एंड इस तरह से सारे जो एसोसिएटर्स हैं वो क्या करेंगे, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, आउटपुट को जो आपका जो वेट एडजस्टमेंट होगा, जो कनेक्शन वेट होता है उसको
एसोसिएट करके इनपुट के साथ और आउटपुट को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। इसके अंदर क्या है, जो फंक्शन जो थ्रेशोल्ड फंक्शन यूज करता है उसके बाद जो एसोसिएट कर दिया आपकी इनपुट को वेट्स के साथ और आउटपुट जनरेट हो गई, उस आउटपुट को क्या कहते हैं, आगे एक थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड फंक्शन के थ्रू फिर क्या होगा, आगे फाइनल आउटपुट जनरेट होगी। ठीक है, यानी कि अगर उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड फंक्शन है उसको वो एक्सीड कर जाता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है आपकी इनपुट्स की विद वेट एडजस्टमेंट्स, अगर वो थ्रेशोल्ड से हाई जाती है तो क्या करेगा, जो फंक्शन है वो आउटपुट जनरेट करेगा, और उससे बिलो रह जाएगी तो क्या करेगा, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, यानी कि कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होती। ये परसेप्ट्रॉन जो नेटवर्क था उसका कंसेप्ट बताया है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक बैक प्रोपगेशन लर्निंग मेथड होता है जो वर्बोज ने 1974 के अंदर दिया था। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, और क्या होती है, हिडन लेयर। अब हिडन लेयर का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक सिंगल लेयर भी हो सकती है हिडन लेयर, हिडन लेयर के अंदर 2 लेयर्स भी हो सकते हैं, 3 लेयर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कैन बी देयर। ये हिडन लेयर्स ही वो लेयर है जहाँ पे क्या होते हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोसेसिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपके प्लेस्ड होते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग होती है वो हिडन लेयर के अंदर ही होती है, और फिर आउटपुट आपकी क्या हो जाती है, जनरेट होती है। तो इसके अंदर जो लर्निंग रूल्स है वो बेटरली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि वो जो आपका जो इनपुट जो है या जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम फाइंड आउट कर रहा है उससे सिस्टम क्या करता है, लर्न करता है बाय यूजिंग वेरियस लर्निंग रूल्स और लर्निंग मेथड्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, क्योंकि अब लर्निंग का कंसेप्ट इंक्लूड हो गया नेटवर्क के अंदर, तो दोबारा से 1980s के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो इंटरेस्ट था वो फिर से लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होने लग गया, और जो आपका जो फील्ड था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया इसने। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप होने स्टार्ट हो गई, इसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, उसके अंदर डेवलपमेंट भी हुए, और आज 1990s के अगर बात करें तो उसके अंदर वेरियस सक्सेसफुल एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंट हो गई इन वेरियस फील्ड्स, आपके मेडिसिन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। ठीक है, यानी कि वराइटी नंबर ऑफ फील्ड्स जो थे, जो एरियाज थे, उनके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद तो वो प्रोसेस चलती जा रही, बढ़ती जा रही है, और आज के दिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जो फील्ड्स हैं, जो एरियाज हैं, उनके अंदर एएनएन की एप्लीकेशंस यूज होती हैं। इवन आपकी गेमिंग्स के अंदर भी यूज होती हैं, जो आपके पबजी और ये जो भी गेम्स खेलते हो उनके अंदर भी एएनएन के एप्लीकेशंस यूज होते हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द जो गेम प्लेयर होता है उसका, to make it better uh, interest for the user। तो ये सब हिस्ट्री के बारे में था इसके। उसके बाद सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का है। वो क्या है कि ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 10 raised to power 11 न्यूरॉन्स, और each neuron is connected to 10 raised to power 4 others, यानी कि एक न्यूरॉन 10 raised to power 4 न्यूरॉन्स के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है भाई। ठीक है, टोटल होते हैं 10 raised to power 11 न्यूरॉन्स। कुछ साइंटिस्ट ने ब्रेन को कंपेयर किया किसके साथ, विद कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैरेलल कंप्यूटर्स, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर्स की जो बात करते हैं हम, जो कंप्यूटर सिस्टम्स विद हाई एंड कैपेबिलिटीज जो होते हैं उनके साथ आप क्या है, साइंटिस्ट ने कंपेयर किया ब्रेन को। तो जो लार्जेस्ट मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स हैं, दे अचीव द complexity comparable to nervous system, क्योंकि न्यूरल सिस्टम बेस्ड हमने जो आर्टिफिशियल मशीन्स डेवलप कर ली है, तो ये जो लेटेस्ट जो मशीन्स हैं, जो मॉडर्न जो नेटवर्क्स हैं, ये कंपेरेबल टू आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उसके कंपेरेबल होता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ह्यूमन ब्रेन की होती है उसके इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज की मशीन आज के दिन डेवलप्ड है। दूसरा, जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं, वो एनालाइज करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को, उसको रिसीव करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके उस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि आउटपुट, यानी कि इनपुट लेंगे इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं।
इन द डिजायर्ड फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में प्रोसेस होती है, पल्सेस की फॉर्म में। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के, बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और व्हेन ए न्यूरॉन सेंड्स द इंफॉर्मेशन वी से दैट न्यूरॉन फायर्स, ठीक है। ये FTRES नहीं, ये फायर्स है, FIRES, ठीक है। यानी कि वो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आउटपुट होती है तो उसको हम बोलते हैं कि न्यूरॉन इज फायरिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसके अंदर दो टर्म्स यूज होती है, एक्साइटेशन और इनहिबिटेशन, ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो आपका जो बायोलॉजिकल आपने न्यूरॉन पढ़ा था, बायोलॉजिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसके अंदर एक साइनेप्स होते हैं। वो साइनेप्स क्या होते हैं? दे आर द रिसेप्टर्स ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है। और वो कहाँ पे होती है? दे आर लोकेटेड ऑन द डेंड्राइट्स, यानी कि एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर दूसरे न्यूरॉन के क्या होते हैं? साइनेप्स होते हैं। यानी कि जब न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं तो कनेक्शंस कहाँ से होते हैं? साइनेप्स के डेंड्राइट्स के थ्रू होते हैं। साइनेप्स क्या होते हैं? वो रिसेप्टर्स होते हैं। डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होता है? एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर डेटा एंटर होता है, इंफॉर्मेशन जो सिग्नल्स होते हैं वो एंटर होते हैं, वहां से वो प्रोसेस होके एक्सॉन के थ्रू साइनेप्स के पास जाता है, और साइनेप्स से फिर क्या होते हैं? ये मल्टी ब्रांच होती है साइनेप्स के अंदर, यानी कि साइनेप्स के थ्रू 1 2 3 5 7 10 10⁻⁴ न्यूरॉन्स के साथ क्या हो सकता है? वो कनेक्ट हो सकता है। तो वहां से फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है? आगे फॉरवर्ड होती है अदर न्यूरॉन्स के अंदर। तो जनरली जो साइनेप्सिस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया है सिनेप्सिस को, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी का मतलब क्या है? जो इंक्रेज करे किसी न्यूरॉन को सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट जनरेट करने के लिए। यानी कि अगर कोई एक्साइटेटरी इन नेचर है तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूरॉन क्या करेगा? वो आउटपुट फायर करेगा, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और अगर इनहिबिटरी है तो वो सिग्नल क्या करेगा? वो उस न्यूरॉन को ब्लॉक करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने से। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन होती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बिलो अगर जो सिग्नल रह जाएगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, वो आगे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अगर वो थ्रेशोल्ड से अबो चली जाती है वैल्यू तो वहां पे आउटपुट क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरा क्या है? द न्यूरॉन जो है वो एनालाइज करता है सिग्नल्स को जो साइनेप्स के थ्रू रिसीव होते हैं, के ऊपर रिसीव होते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ मोस्ट ऑफ देम आर इंक्रीजिंग, अगर उसके अंदर मान लो 50 सिग्नल रिसीव हुए और 50 में से 40 सिग्नल्स का जो नेचर वो इंक्रीजिंग है, यानी कि एक्साइटेटरी है, तो न्यूरॉन क्या हो जाएगा? आपका एक्साइट हो जाएगा और वो आउटपुट क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। इसके थ्रू एक्सोन के थ्रू आगे सिनेप्स के पास भेज के, और दूसरे से जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास आउटपुट चली जाएगी। तो जो एक्सोन है उसके अंदर मैनी ब्रांचेज हो सकती है टू कनेक्ट टू डिफरेंट न्यूरॉन्स। ऐसा नहीं कि एक के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, दो के साथ ही, वो कितने के साथ? 2 × 10⁻⁴ मैक्सिमम न्यूरॉन्स के साथ एक सिंगल न्यूरॉन कनेक्ट हो सकता है। सर एक बार ये दोबारा बताना, द न्यूरॉन्स एनालाइजेज ऑल द सिग्नल रिसीव्ड एट इट्स साइनेप्सिस। देखो सर एक बार ये रिपीट कर दो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं साइनेप्स के ऊपर, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी न्यूरॉन की, उसके अंदर क्या था? एक डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आती है, उसके अंदर सेल बॉडी आती है, वो डेटा को प्रोसेस करके और एक्सोन के थ्रू साइनेप्स के पास भेज देती है। अब साइनेप्स से आगे कहाँ पे जाता है? अदर न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। तो ये न्यूरॉन क्या कर रहा है? जो साइनेप्स के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ये क्या करता है? एनालाइज करता है। एनालाइज क्या करता है कि भाई जो सिग्नल जो रिसीव हुए हैं वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। अगर एक्साइटेटरी है, मान लो 50 सिग्नल्स रिसीव हुए, 100 सिग्नल्स रिसीव हुए, उस 100 सिग्नल्स के अंदर परसेंटेज ऑफ सिग्नल्स कितने एक्साइटेटरी है? अगर
वही बात होती है ना, जो जैसे पोलिंग के अंदर होता है हमारे इलेक्शन के अंदर, भाई जिसके ज्यादा वोट वो जीत जाएगा। तो वैसे ही जो साइनेप्स के ऊपर सिग्नल रिसीव होते हैं, वो अगर एक्साइटेटरी जो सिग्नल्स है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो न्यूरॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और आपकी आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर जो जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इनहिबिटरी सिग्नल्स ज्यादा है उसके अंदर, टोटल सिग्नल्स के अंदर, तो क्या होगा, वो न्यूरॉन जो है वो एक्साइट नहीं होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी उसकी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये सिग्नल्स को एनालाइज करके उसका नेचर को आइडेंटिफाई करता है ये, कि एक्साइटेटरी है इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी होगा तो वो फायर कर देगा आउटपुट को, और इनहिबिटरी होगा तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा वहीं पे सिग्नल्स को। ओके सर, ओके सर। उसके बाद आता है ये सिंगल न्यूरॉन का मॉडल, जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मैकक्लोच एंड पिट्स मॉडल। ठीक है, जो 1943 के अंदर मैकक्लोच एंड पिट्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था, प्रपोज किया था। जिस इस मॉडल का जो नेचर है वो क्या है, इंटीग्रेट एंड फायर। और इंटीग्रेट एंड फायर के अंदर ही पूरा इसका कंसेप्ट क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब क्या, इंटीग्रेट का मतलब क्या है, वो कंबाइन करता है, कलेक्टिव करता है किसको, इनपुट्स को। ठीक है, और उनको आगे क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, फायर करता है, यानी कि आउटपुट जनरेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवेशन फंक्शन। एक फंक्शन यूज होता है जिसके अंदर आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेक करते हैं, और उसके थ्रू क्या होती है, आउटपुट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया है, इनपुट्स होती है x1 x2 x3 xm तक इनपुट्स हैं आपकी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स होते हैं w1 w2 w3 एंड wm। ठीक है, वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपका प्रोसेसिंग नोड है, एक न्यूरॉन है। ठीक है, जहाँ पे आउटपुट क्या होगी आपकी, प्रोड्यूस होगी इन इनपुट्स और वेट मैट्रिक्स को एनालाइज करके, प्रोसेस करके। तो इसका जो जनरल कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, आउटपुट का, वो ये सम करता है सारी की सारी इनपुट्स को विद मल्टीप्लाइंग देयर कोरस्पॉन्डिंग वेट एडजस्टमेंट्स। यानी कि क्या करेगा, जो y आउटपुट आपकी, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका, समेशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई। अब इसके अंदर m जो इनपुट्स वैल्यूज हैं वो क्या है, x1 x2 xm तक चलेंगी। ठीक है जी, ईच ऑफ m इनपुट्स के जो कोरस्पॉन्डिंग वेट है वो क्या है, w1 w2 wm है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इनपुट्स आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं किसके साथ, आपके वेट्स के साथ। ठीक है, और फिर उनको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आपकी जो v प्रोड्यूस होगी, जो आउटपुट वेक्टर v है, उसके अंदर क्या आएगा, w1 x1 प्लस w2 x2 एंड सो ऑन अप टू wm xm, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन 1 इज टू m, जो 1 से लेके m तक चलेगा, और wi xi इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो आउटपुट फंक्शन आपका, ठीक है, जो y है वो क्या होता है, आपके फंक्शन ऑफ जो आउटपुट वेक्टर v है वो होता है, यानी कि वेटेड जो सम जो होता है उसका क्या होता है, वेक्टर इसका फंक्शन होता है ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया x इज इक्वल टू 0 1 1, एंड इनके कोरस्पॉन्ड ये क्या होगी, इनपुट्स हो गई 0 1 और 1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेट हो गए 1 -2 और 4। तो v क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि इनको कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 2 आउटपुट। इसका जो टोटल रिजल्ट आया जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो जो एक्टिवेशन फंक्शन क्या डिफाइन करते हैं, जो आउटपुट की बात कर रहे थे हम, जो आउटपुट है y, ठीक है, वो किसका फंक्शन है, वो वेटेड सम का फंक्शन, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ v, और v के अंदर क्या था, समेशन ऑफ wi xi, यानी कि वेट्स और इनपुट का मल्टीप्लीकेशन एंड देयर एडिशन। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होता है ये क्या कर लेता है, एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, किस तरह से कंप्यूट होता है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो जनरली 3 तरीके का होता है। ठीक है,
सबसे पहले जो होता है वो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, ये सिंपली जो हमने अभी किया कि एफ ऑफ वी, इसके अंदर क्या होता है, ए प्लस वी होता है लीनियर फंक्शन के अंदर। तो यानी कि ए प्लस वी की वैल्यू क्या थी, समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये ए क्या है, ये बायस वैल्यू है, ये हमने लास्ट टाइम में बताई थी। बायस वैल्यू क्या होती है, अगर कोई आउटपुट जनरेट प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी कि अगर जो नेटवर्क है वो इनहिबिटरी इन नेचर होता है, तो वहां पे हम एक बायस